हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टर्ट द सेगा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हम टर्ट की डिस्कवरी यानी कि टर्ट की खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में यदि हमसे कोई इजिप्टियन हिस्ट्री की बात करता है, इजिप्ट के पिरामिड्स या वहाँ की ममीज़ के बारे में बात करता है, तो यदि हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई इमेज आती है तो वो ये इमेज है कुछ इस तरीके की। और यदि नाम की बात करें तो वह है किंग टट का। अब ये इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों आए कि ज़्यादातर लोग इनका नाम जानते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें, हम किंग टट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे हमें आगे जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो उसे समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले किंग टट, इनका जो पूरा नाम था वो टट अन खेटन था, जिसको इन्होंने बाद में चेंज करके टट अन खेमुन रख लिया था। अब इन्होंने नाम इसमें क्यों चेंज किया ये इस चैप्टर में बताया गया है, तो हम इसको तभी डिस्कस करेंगे। इनका जो लाइफ का स्पान था, इनका जो जीवन काल था वह 1343 से 1323 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट था। अब आप इसको देख के अंदाज़ लगा सकते हैं कि इनका जो जीवन काल था वो बहुत छोटा था। मीन्स इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी लगभग 20 वर्ष की उम्र में, जिसमें इन्होंने 9 वर्ष तक राज्य भी किया था इजिप्ट पे। मीन्स जब ये राजा बने तो इनकी उस समय आयु मात्र 10 या 11 वर्ष की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ऐसे ही नाम से लग रहा था या पॉपुलरिटी से इनकी बारे में जितनी चर्चा हुई है उससे लग रहा था कि अरे कोई बहुत बड़े राजा रहे होंगे या कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ काम किया होगा। लेकिन अगर आप इनका टाइम देखें तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम एज में, एक टीनेजर में ही इनकी मृत्यु हो गई। शासनकाल भी बहुत छोटा था, फिर ये इतने क्यों फेमस हुए, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इनके पिताजी का नाम अमेनहॉटेप IV था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्यों इतने ज़्यादा फेमस हुए, क्यों चर्चा में आए। अब टर्ट, ये लिख दिया मैंने फेरो जो है एंशियंट इजिप्ट में जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ राजाओं ने राज्य किया, उनको फेरो बोलते थे। मीन्स आप कह सकते हो कोई किंग के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था। और टर्ट की जो टॉम्ब थी यानी कि जो कब्र है वो 1920 में प्राप्त की गई। उसकी खोज 1922 में हुई। किसने की थी? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने। अब ये फेमस क्यों थे? फेमस फॉर फेबुलस ट्रेजर, क्योंकि जो इनकी कब्र में जो इतना अच्छा कुछ बहुत ही बहुमूल्य सोना चांदी जो भी मिला था, उसकी वजह से इनकी जो कब्र थी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। अब इन्होंने ये क्यों रखा था उसमें? क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर धर्म के, हर संप्रदाय के अपने कुछ विश्वास होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, बिलीव्स होते हैं। तो ये जो इजिप्टियंस थे उस समय में, ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। मीन्स यानी कि मृत्युपरांत जो जीवन है उसके बारे में, और ऐसा मानते थे कि हम अपने रिचेस को यानी अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं, जो कि हमें उस मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसमें काम आएगा। तो ये लोग अपनी जो भी जब कभी किसी की डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसकी कब्र में या जो उसका जो ताबूत होता है जिसमें उनको दफनाया जाता है, उसमें उनकी ज़रूरत के सामान रख दिया करते हैं। क्योंकि ये किंग थे तो इनके साथ में ज़रूरत के सामान के साथ साथ में बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं थीं, जिनके बारे में कलात्मक वस्तुएं भी थीं, जिनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या मिला था। साथ ही इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कई कहानियाँ प्रचलित थीं। कोई कहता था इनका मर्डर हुआ है, किसी ने कहा बीमारी से मरे, या कैसे, मतलब कोई कारण क्लियर नहीं था। फिर 2005 में इनकी मम्मी का, इनकी जो बॉडी थी उसका CT स्कैन किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी किंग टट के बारे में कुछ जानकारी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। He was just a teenager when he died.
ऑथर बता रहे हैं हमें कि जब उसकी मृत्यु हुई वह किशोर अवस्था में था, यानी कि उसकी उम्र बहुत कम थी। टीनेजर मीन्स किशोर अवस्था। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और उस शक्तिशाली वंश का, पावरफुल फैमिली यानी कि शक्तिशाली वंश का, जिसने क्या किया था, इजिप्ट और इसके एम्पायर यानी कि इजिप्ट और इसके साम्राज्य पर सेंचुरी, शताब्दियों तक रूल किया था, राज्य किया था, ऐसे वंश का, ऐसे शक्तिशाली वंश का यह लास्ट हेयर यानी कि अंतिम वंशज या अंतिम उत्तराधिकारी था। वह टर्ट जिसकी मृत्यु किशोरावस्था में हो गई, वह एक पावरफुल यानी कि एक शक्तिशाली परिवार का, शक्तिशाली वंश का, जिसने इजिप्ट और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज्य किया था, उसका अंतिम वंशज था या अंतिम उत्तराधिकारी था। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten। अब क्या हुआ कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो लेड टू रेस्ट का मतलब होता है दफना देना, लेडन विद गोल्ड यानी कि सोने से लाद कर, फिर उसको मृत्यु के बाद में सोने से लाद कर उसको दफना दिया गया। अब सोने से लाद कर से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि जो इजिप्टियंस थे वो लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के उपरांत जीवन में विश्वास करते थे, और जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि वो अपनी रिचेस को यानी कि जो उनकी संपदा है, उनका जो धन है, उसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वह उन्हें उस जो मृत्यु के बाद का जीवन है उसमें काम आएगा। इसलिए वो उनके साथ में जो भी जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसके शव के साथ में कुछ ज़रूरत की सामान को भी दफनाया करते थे। चूँकि ये राजकुमार थे, राजा थे, तो इनके साथ बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा सामान जो था वो दफनाया गया था, इसलिए वर्ड हुआ है यूज लेडन यानी कि सोने से लाद कर उसको दफना दिया गया और इवेंचुअली यानी कि धीरे धीरे समय के साथ अंततः उसको भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility। अब क्या हुआ कि जब 1922 में इनकी टॉम्ब यानी कि इनकी जो कब्र थी उसकी खोज की गई, उसके बाद से जो मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि जो आधुनिक समाज था उसने स्पेकुलेट करना शुरू किया। स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजे लगाना, अटकलें लगाना कि इसके साथ क्या हुआ होगा, इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी, क्योंकि इसकी जो मृत्यु थी वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हो गई थी, किसी को नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और उसमें जो सबसे बड़ी संभावना थी वो मर्डर की थी, यानी कि लोगों को लगता था कि इनकी हत्या की गई थी। Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। अब जिस समय ऑथर ने ये कहानी लिखी है या ये जो आपका चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो टट के बारे में उसको लिखा, उस समय क्या हो रहा था उस समय के बारे में बता रहे हैं कि लगभग 80 साल बाद टट का जो टॉम्ब खोजा गया 1922 में, उसके लगभग 80 साल बाद टट को पहली बार यानी कि टट जो थे वो पहली बार फर्स्ट टाइम अपनी जो टॉम्ब थी जिसमें उनको दफनाया गया था, कब्र था, उसको छोड़ रहे थे। छोड़ कैसे रहे थे, अब वो तो मम्मी है, डेड बॉडी अपने आप तो नहीं छोड़ सकते, यानी कि उनको वहाँ से उनकी कब्र से निकाला गया। किस लिए? टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन, क्योंकि अब टट का सिटी स्कैन किया जाना था, जिससे उनके जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य पता चल सके, कुछ सुराग मिल सके और सही जानकारी प्राप्त हो। किसके द्वारा? एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, जो भी वैज्ञानिक जांच पड़ताल होती है उसका पूरा पता लगाने के लिए कि क्या हुआ था किसके साथ में, बॉयज़ फेरो, यानी कि फेरो वर्ड जो है वो जो एंशियंट इजिप्ट है उसमें एक कॉमन वर्ड है जो कि
राजा लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। तो आप इसको फ़ेरो को किंग के रूप में, कि ये जो एक बालक राजा था या बालक फ़ेरो था, उसकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में सही जानकारी, सही तथ्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उनका सीटी स्कैन किया गया। आगे क्या हुआ? An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब हमारे ऑथर हमें बता रहे हैं कि जिस समय राजा टट को, किंग टट को उनकी रेस्टिंग प्लेस यानी कि उनकी कब्र से बाहर निकाला गया, उस समय एंशियंट इजिप्ट सीमेंट्री, और इनकी कब्र कहाँ थी? मिस्र का जो समाधि क्षेत्र है वहाँ पर थी, जिसको, उस समाधि क्षेत्र को द वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजाओं की घाटी के नाम से जिसे जाना जाता है। और वहाँ पर राजा टट की कब्र थी, और जब उसमें से राजा टट को बाहर निकाला गया तो क्या हुआ? एन एंग्री विंड स्टार्ट अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, कि एंग्री विंड यानी कि जो हवा थी बहुत ही क्रुद्ध होकर चलने लगी, यानी कि बहुत तेज चलने लगी, और उसने भूतों जैसे धूल के राक्षस खड़े कर दिए, यानी कि इतनी तेज हवा चलने लगी कि इतनी धूल चारों तरफ उड़ रही थी कि ऐसे लग रहा था जैसे ये धूल के राक्षस खड़े हों। और क्या हुआ? डार्क बेलीड क्लाउड हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। और क्या हुआ? डार्क बेलीड क्लाउड, क्लाउड का मतलब आप जानते ही हैं, बादल होते हैं क्लाउड्स। डार्क बेली मीन्स होता है, बेली मीन्स होता है पेट या तोंद। तो कैसे काली तोंद वाले जो बादल थे वो दिन भर स्कडेड यानी कि बहुत तेजी से इधर उधर पूरा दिन उड़ते रहे। ऑल डे, पूरी आसमान में चारों तरफ बहुत तेजी के साथ में बड़ी तोंद वाले, जो काली बड़ी तोंद वाले जो बादल थे वो उड़ते रहे। ओब्वियस सी बात है, जब हवा इतनी तेज चल रही है तो जो बादल हैं वो भी उड़ेंगे उसके साथ में। और अब शाम जब हुई तो उन्होंने क्या किया उन बादलों ने? नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। कास्केट मीन्स क्या होता है? पिटारी या टोकरी। ग्रे मतलब काली या जो धुएं जैसे रंग वाली, यहाँ पर कास्केट ग्रे सुरमई पिटारी इसको कहा गया है, इसका मीनिंग। तो उन्होंने शाम होते ही अपनी उस सुरमई पिटारी में तारों को वेल मीन्स छिपा लिया, छिपा रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे? दिन भर तो वो इधर उधर उड़ते रहे बहुत तेजी से, अब शाम को वो अपनी उस सुरमई पिटारी में यानी कि अपने उस अंधकार में तारों को छिपा रहे थे। It was 6 PM on January 2005। और ये कब का समय था? ये 5 जनवरी 2005 का दिन था और शाम के 6 बजे थे। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब क्या हुआ कि इस समय जब 5 जनवरी 2005 का दिन था, शाम के 6 बजे थे, विश्व की सबसे ज़्यादा फेमस जो ममी थी उसे ग्लाइडेड हेड, उसको सिर की तरफ से धीरे धीरे सिटी स्कैनर जो है उसमें अंदर गई वो, यानी कि उसको सिटी स्कैन करने के लिए लाया गया था अपनी जो समाधि स्थल थी वहाँ से, और अब उसको सिटी स्कैन करने के लिए उसको सिटी स्कैनर में धीरे से सर की तरफ से उसको डाला गया। और क्यों डाला गया? ताकि इससे जो एक युवा जो शासक था, यंग रूलर जो था, जो कि आज से लगभग 3,300 साल पहले मरा था, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में जो भी चिरकालिक जो रहस्य थे, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, यानी कि लिंगरिंग मीन्स चिरकालिक, बहुत समय से जो मिस्ट्रीज चली आ रही थी, जो रहस्य थे कि वह कैसे मरा, क्या हुआ उसके साथ, उन सब के बारे में जानकारी करने के लिए उसको जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ लाया गया था। और शाम 5 बजे उसको सिर की तरफ से सिटी स्कैनर में धीरे धीरे डाला गया। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। अब क्या हुआ? अभी यहाँ पर ऑथर हमें बता रहे हैं कि जिस समय इनकी मम्मी को
उनके समाधि क्षेत्र से बाहर निकाला गया, उस दिन में पूरा दिन क्या हुआ। शाम को तो उनको सिटी स्कैन करने के लिए लाया गया शाम 5 बजे, लेकिन दिन भर क्या हुआ, ऑल आफ्टरनून यानी कि पूरी दोपहर उनको जो किंग टट थे उनको अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, जो वर्ल्ड पूरी विश्व भर से जो पर्यटक समूह जो आया था उनकी एक यूजुअल लाइन यानी कि एक जो सामान्य जो कतार थी वह टंग मकबरे में, जो कि कैसा था, वो रॉक कट यानी कि जिसको पहाड़ी को काट कर जो मकबरा जमीन से लगभग 26 फीट नीचे बनाया गया था, वहाँ पर उसको देखने के लिए उस 26 फीट नीचे जो जगह थी वहाँ पर पूरी दोपहर जो आने वाले लोग थे उनको देखने के लिए, उनको अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए उनकी जो लाइन थी पूरा दोपहर उसके नीचे उतरती रही, यानी कि लोग वहाँ पर उनको देखने जाते रहे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. अब क्या हुआ कि अब ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे, अंदर जा रहे थे और फिर ये जो उनकी कब्र थी उस पर ये जो म्यूरल्स मीन्स होता है जो भित्ति चित्र बोलते हैं, जो भी उसके ऊपर जो कलाकृतियाँ बनी रही होंगी उनको देखते रहे और टुट के सोने से बने हुए चेहरे को देखते रहे, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से जो मम्मी का जो ताबूत था उसकी जो बाहरी लिड पर जो बना हुआ था चेहरा उससे मिलता जुलता था। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और क्या कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो म्यूरल्स को देख रहे थे कि चित्र जो बने हुए थे, कुछ लोग जो उसका गोल्ड का जो फेस बना हुआ था और वैसा ही फेस जो उसकी कॉफिन के ढक्कन पर बना हुआ था उनमें सिमिलैरिटी थी, उनको बहुत आश्चर्यजनक ढंग से देख रहे थे। और कुछ जो विजिटर थे वो गाइड बुक्स को धीरे धीरे विस्पर करते हुए पढ़ रहे थे, कुछ शांति से खड़े हुए थे, शायद पॉन्डरिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को सोचना बहुत गंभीरता के साथ। क्या सोच रहे थे वो, जो टट की अनटाइमली जो यानी कि अकाल मृत्यु जो हुई थी, इतने कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में सोच रहे थे। और कुछ इस बारे में चिंतित थे कि कहीं, और डरे हुए थे कि कहीं जो फेरोज का कर्ज यानी कि जो फेरो किंग्स हैं उनका जो श्राप है कहीं वो सच ना हो जाए, कि यानी कि जिन लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया है, यानी कि जो उनकी मम्मी को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया है, उनके आराम में बाधा डाली गई है जैसा कि वो लोग मानते थे, तो उसकी वजह से कोई मिसफॉर्चून यानी कि कोई जो बुरी परिस्थिति है वो उन लोगों के सामने आ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की बातें वो लोग सोच रहे थे अगर फेरोज का श्राप जो है वो सच हो गया तो। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब यहाँ पर जो मम्मी निकालकर जो डेड बॉडी थी यानी कि जो सबको जो संरक्षित करके रखा गया था उसको जब उसकी कब्र से बाहर निकाला गया तब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके बारे में क्या कहा गया कि जो मम्मी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में स्थिति में है। क्यों है, क्योंकि वॉट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि जो भी कार्टर ने इस मम्मी के साथ में 1920 में किया था उसकी वजह से जो मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। अब ये बात किसने कही, आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमाज में है, यानी कि किसी ने कही है। ये किसने कही, सेड जाही हवास, जाही हवास ने ये बात बोली। और ये जाही हवास कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, यानी कि मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव, यानी कि जो भी इन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं देखते हैं, उस परिषद के जो महासचिव थे
उन्होंने, उनका नाम जाही हवास है, और उन्होंने ये बोला कि कार्टर ने इस मम्मी के साथ जो भी 1920 में किया था उसकी वजह से ये जो मम्मी है बहुत ही खराब स्थिति में है। और ये उन्होंने कब कहा, जब वो काफ़ी देर तक उसकी बॉडी के ऊपर झुककर उसको एग्जामिन करने के बाद, मीन्स काफ़ी देर तक देखने के बाद उन्होंने कहा कि कार्टर की वजह से ये मम्मी जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। अब ये कार्टर कौन है जिनका नाम जाही हवास ने लिया कि इनकी वजह से ये जो मम्मी है इतनी खराब स्थिति में है। तो अब हमें बताया जा रहा है कि कार्टर कौन है। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, दैट इज, यानी कि कार्टर से मतलब है हार्वर्ड कार्टर, और ये हार्वर्ड यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, हार्वर्ड कार्टर। और ये कौन है, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये एक ब्रिटिश के पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने 1922 में टट की टॉम्ब की खोज की थी कई वर्षों की व्यर्थ सर्चिंग के बाद में, यानी कि बहुत सालों तक सर्च करते रहे थे और वो फ्यूटाइल गई थी उनकी सारी सर्च, यानी कि व्यर्थ गई थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया था। उसके बाद 1922 में उन्होंने जो किंग टट थे उनकी जो टॉम्ब थी उसको खोज निकाला था। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रेंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि उनकी जो कब्र थी जब उसको खोला गया तो उसको जो पुरातत्व की वस्तुओं की खोज में कि इसके अंदर क्या है जल्दीबाजी में छान दिया गया था, लेकिन फिर भी वो सरप्राइजिंग ढंग से सारी चीज़ें जो थी वो उसमें कंप्लीट थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। और वो जो भी सामान, जो भी वस्तुएं उनकी टॉम्ब में उनके साथ में मिले थे, उनके कॉफिन में उनकी जो ताबूत था उसके साथ में जो जो सामान मिला था, वो आज तक की जितनी भी चीज़ें मिली थी सबसे अधिक समृद्ध रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन राजसी का संग्रह है, यानी कि अभी तक इससे ज़्यादा राजसी चीज़ें किसी में नहीं मिली थी। और अब ये क्या हो गया था, बिकेम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड, मीन्स होता है गाथाएं, कथाएं, यानी कि अब ये जो फेरो राजा थे उनकी कथाओं का अंग बन गए। मीन्स जब हम उनके बारे में बात करते हैं, राजाओं की जब कहानी किस्सों की बात होती है तो उसमें जो टट के जो कॉफिन में उसके ताबूत में जो उसके साथ में ये जो संपदा मिली थी उसका जिक्र भी होता है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजरेक्शन caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention। अब क्या बता रहे हैं, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मीन्स होता है कलात्मक वस्तुएं। गोल्ड की जो सोने की कलात्मक वस्तुएं थी उस समय की वो कैसी थी, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। और देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रिजरेक्शन, और ये इन्होंने क्यों रखी थी उनके साथ में, क्योंकि जो इनकी एटर्नल ब्रिलियंस थी उसके अकॉर्डिंग ये किसमें एक गारंटेड रिजेक्शन यानी कि पुनर्जीवन में विश्वास करते थे, इसलिए इन चीज़ों को वो रखते थे ताकि उनका ऐसा मानना था कि ये जो चीज़ें हम रख रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ उसके ताबूत में, वो उसको उसके अगले जन्म में काम आएंगी। कॉज्ड सेंसेशन, और ये सब जो चीज़ें थी वो उस समय जब खोज हुई थी उसकी मम्मी की, उस समय एकदम सेंसेशन यानी कि सनसनी का कारण बन गई थी और आज तक अभी भी ध्यान आकर्षित करती हैं, सबका ध्यान आकर्षित। ये ऐसा नहीं है कि उसी समय सनसनी का कारण थी, उस समय तो थी कि सब जगह उसी की बात हो रही थी कि अरे इतना जेवर मिला है, इतना ये चीज़ मिली है, वो चीज़ मिली है, बल्कि आज भी बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। लेकिन ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो किंग टट थे वो सिर्फ ये कलात्मक वस्तुएं या कोई जो भी ज्वेलरी या जो भी चीज़ें उनकी कब्र में से जो प्राप्त हुई थी सिर्फ उन्हीं के साथ दफन नहीं किए गए थे, बल्कि उनको जो एवरीडे थिंग्स यानी कि जो प्रतिदिन यूज़ की जो चीज़ें होती हैं
उनके साथ भी, जिन्हें उनकी आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद में, जीवन के बाद अगले जन्म में जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, उन चीज़ों को भी उनके साथ में रखा गया था। जैसे बोर्ड गेम्स, कोई खेल, पट गेम जिसको बोलते हैं, ब्रोंज रेजर, कांसे का उस्तरा, लिनन के अंतः वस्त्र, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और भोजन व शराब की पेटियां। इतना सारा सामान उसमें मिला था। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. Opened the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. अब क्या बता रहे हैं कि कई महीनों तक, जब उनको ये सारा, जो कार्टर थे, हावर्ड कार्टर, जिन्होंने इस मम्मी की खोज की थी, उन्होंने कई महीनों तक ये जो फेरो की जो फ्यूनररी जो थी, उसके साथ में जो भी सामान मिला था उसको बहुत ही केयरफुली उन्होंने उसको देखा, उसका परीक्षण किया और ध्यानपूर्वक रिकॉर्डिंग यानी कि लिपिबद्ध किया, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया। और फिर क्या किया, उसके बाद कार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन किसकी करनी शुरू की, उसकी जो थ्री नेस्टेड कॉफिन था, यानी कि 3 परतों वाला या 3 कवचों वाला जो उसका ताबूत था, जिसमें कॉफिन मीन्स होता है ताबूत, जिसमें रखकर बॉडी को दफनाया जाता है, उसकी जांच करना आरंभ की। और उन्होंने जब उसका फर्स्ट पार्ट खोला, जैसा ऊपर लिखा ना 3 नेस्टेड यानी कि 3 कवच वाला था, तो पहला खोलने पर उसने देखा कि ही फाउंड द श्राउड मीन्स होता है कफन, जो एक कपड़ा जो उड़ाया जाता है, वो एडॉर्न यानी कि सजा हुआ था विद गार्लैंड्स ऑफ, किसके, गार्लैंड मीन्स हार होता है, हार से सजा हुआ था, किसके, विलो एंड ऑलिव लीव्स, विलो फ्लावर्स होते हैं, जैतून की पत्तियां, वाइल्ड सेलरी ये भी एक पौधे का नाम है, जंगली फूल होता है, लोटस पेटल्स कमल की पत्तियां, और कॉर्नफ्लावर्स, इन सारी चीज़ों से वो सजा हुआ था, मीन्स उसके ऊपर डाले गए थे। और ये एक फेडेड एविडेंस यानी कि इससे एक थोड़ा अंदाज लगाया जा सकता है उसकी मृत्यु के समय का, क्योंकि ये जो फूलों के नाम बता रहे हैं, वाइट सेलरी की मिली थी, कॉर्नफ्लावर्स मिले थे, विलो मिले थे, ये सब सीजनल फ्लावर्स होते हैं, एक जैसे एक सीजन विशेष में कि इसी मौसम में होते हैं, तो उससे एक अंदाज लगाया जा सकता था कि जो इसकी मृत्यु हुई थी टट की, वो मार्च और अप्रैल के महीने में थी, इन फूलों को देखकर। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. अब क्या हुआ कि जब ये अंत में मम्मी के पास तक पहुंचे, यानी कि जो भी 2-3 कवच थे उन सबको खोलने के बाद, देखने के बाद में, जब टट की मम्मी इनको मिली नीचे वाले ताबूत में, तब कार्टर जो थे वो रैन इनटू ट्रबल यानी कि मुसीबत में फंस गए। अब क्या मुसीबत थी, द रिचुअल रेजेंस यानी कि जो भी मृत्यु के समय जो भी उनकी अंत्येष्टि की जो क्रियाकलाप रहे होंगे, जो भी कर्मकांड किए गए थे, उसमें जो रेजिन्स यानी कि जो किशमिश यूज हुई थी और उसको उसके ऊपर डाला गया था, वो बहुत ही सीमेंट की तरह हार्ड हो गई थी, बिल्कुल बहुत हार्ड थी। और उसने जैसे किसी चीज़ को सीमेंट के साथ जकड़ दिया जाए, ऐसे ही टट की जो बॉडी थी वो उस सॉलिड सीमेंट जो रेजिन्स थी, किशमिश थी, उनके साथ में ऐसे बिल्कुल सीमेंट की तरह जुड़ गई थी, बिल्कुल बॉटम में उसके वो उससे चिपकी हुई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और कोई भी लेजिटिमेट यानी कि उचित ताकत जो थी वो उसको वहाँ से हिला नहीं सकती थी, मूव नहीं कर सकती थी। मीन्स आप साधारण तरीके से अगर किसी भी कि उसको मम्मी को कोई चोट नहीं पहुँचे और आप उसको वहाँ से निकाल लें, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। Carter wrote later what was to be done. अब क्या हुआ कि कार्टर ने लिखा है, यानी कि उन्होंने कहीं पे लिखा होगा, ये हमारे ऑथर हमें बता रहे हैं, वहाँ से उन्होंने इन बातों को लिया है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, ये कार्टर के शब्द हैं, उन्होंने इसको
बताया है या कहीं लिपिबद्ध किया है कि कोई भी लेजिटिमेट फोर्स से उसको वहाँ से हिलाया नहीं जा सकता था, इसलिए व्हाट वाज टू बी डन। आगे कार्टर हमें बता रहे हैं कि फिर क्या किया गया, यानी कि उन्होंने उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उस कॉफिन से निकालने के लिए क्या किया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कार्टर ने उसकी बॉडी को कैसे निकाला, क्या किया, इसको हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।